हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर मैथ को पढ़ाइए। ठीक है, मैथ के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, और वे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी मैथ की तैयारी कर रहे हो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, तो इसमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे और आपके ये बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% आएगा, ध्यान रखना ये आएगा जरूर, क्योंकि हम थोड़ा सा वे क्वेश्चंस लिए हैं जो, जैसे ये पहला क्वेश्चन देख रहे हो, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही बार आया हुआ है। 2019 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, तो भाई 24 में भी आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में पूछ रहा क्या रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, ठीक है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। आपके पास ऑप्शंस हैं p या 2p+1 या 2p या फिर p+1। तो किसी भी आपका धनात्मक पूर्णांक यहाँ p है, तो p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो होता है वो होता है क्या, वो होता है 2p+1। क्या होता है ऑप्शन, आपका v वाला ऑप्शन सही है माय डियर स्टूडेंट, 2p+1। याद रखना, ये थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि दिया है, क्या दिया है, देखो दिया है क्या, HCF जो है 252 और 594 का 18। तो ज्ञात कीजिए LCM। अगर HCF दिया हुआ है तो इसका LCM ज्ञात करो, अगर LCM दिया हुआ है तो इसका HCF ज्ञात करो। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए बस एक फार्मूला याद रखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बट पहले आपके पास ऑप्शंस हैं। ये याद रखना कि जो HCF होता है वो छोटा होता है, जैसे 18 है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों को डिवाइड करे, तो ये डिवाइड दोनों को करेगा। LCM जो होता है देखो 8300 या फिर V है 8010 या 8316 या 5200। ठीक है, कितने बड़े बड़े हैं, तो कैसे ज्ञात करोगे, एक फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूं, वो ध्यान रखना, फार्मूले से आप लोग पता कर सकते हो। ठीक है, फार्मूला क्या है इसका फार्मूला है जो हमारा LCM ज्ञात करना है ना, तो LCM जो होता है LCM वो बराबर होता है, जैसे आपका दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो बट्टे में आपका जो चीज दिया हुआ है, जैसे हमारा क्या HCF दिया हुआ है तो बट्टे में HCF ज्ञात करना है, HCF दिया हुआ है तो HCF लिख देना। अगर हमें HCF ज्ञात करना होता तो यहाँ हम लोग HCF लिख देते, LCM नीचे कर देते। ठीक है, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को जब आप समझोगे तभी अच्छा कर पाओगे। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, जाकर आपका दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 252 और 594। तो 252 इंटू बच्चों 594, इसका मल्टीप्लाई कर दो, बट बट्टे में हमारा 18 है। ठीक है, बट्टे में 18 है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे और 18 से भाग दोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आप लोगों का आएगा माय डियर स्टूडेंट, वो आएगा 8316। चाहे आप इसको गुणा करके भाग दे के देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये है LCM किसका, 252 एंड 594 का, जो हम लोग याद कर रहे थे ना, 252 और 594 का LCM जो आएगा वो 8316 आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो 8316 ऑप्शन है हमारे पास, 8316 C वाला, ये सही है। तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, काफी ज्यादा आसान लगा होगा क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ध्यान से समझो। यहाँ हमारा है क्या, लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव लिया गया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं। लिखा हुआ है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म जो है kx + y = k² तथा x + ky = 1 के अनेक हल होंगे, इनके अनेक हल होंगे। ऑप्शन आपका +-1 या +1 या -1 या D 6। तो अब इसका आप लोग कैसे निकालोगे यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको निकालने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा आसान तरीका लगाओ कि इसके क्या है, अनेक हल होंगे। अगर भैया अनेक हल होंगे तो याद रखना कि जो हमारा A1 होगा, A1
बटे में जो A2 होगा वो बराबर होगा V1 अपान V2 के एंड बराबर होगा C1 अपान C2 के। ठीक है, A1 V1 C1 ये सब कहाँ है? ये हमारा जो समीकरण है ना, इसमें जो ये x है, देखो x का गुणांक k, यानी कि हमारा A1 है, इसमें A2 x का गुणांक 1 है, 1 माना जाता है अगर कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब हमारा V1 इसके आगे 1 मान लिया जाएगा, यहाँ V2 k है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ 1 है, यहाँ k स्क्वायर है। तो आ जाओ हम लोग रखते हैं वैल्यू। A1 कितना है? A1। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, A1 जो है हमारा, A1 हमारा k है। ठीक है, एंड A2 हमारा 1 है, बराबर V1 हमारा 1 है, A2 हमारा k है। ठीक है, ये दोनों हमारा इक्वल है ना। तो ये दोनों अगर हमारा इक्वल है तो हम देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, k स्क्वायर बराबर 1, k स्क्वायर बराबर 1 एंड k बराबर अंडर रूट 1। ठीक है, तो k बराबर हमारा प्लस माइनस 1, तो k की वैल्यू हमें कितनी मिली? प्लस माइनस 1 के। ठीक है, बस हो गया। तो k हमारा क्या है? प्लस माइनस 1। यही तो हमें याद करना था k का मान, तो k का मान हमारा भैया प्लस माइनस 1 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। देखो लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है। इनके जो मूल हैं वो समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ k की वैल्यू ज्ञात करनी है। ऑप्शन ए है 3, बी है 6, सी है 9 एंड डी है 12। तो k की वैल्यू ज्ञात करने के लिए माय डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बट थोड़ा सा आसान लगेगा जब आपको फार्मूला पता होगा। फार्मूला जो आप लोग विविक्टर का लगाओ, वी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ हमारा भैया क्या है? मूल समान है, तो बराबर 0 लिख दो। d की वैल्यू 0 है बस। तो अब यहाँ से आपको पता है भाई समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0। तो यहाँ से a जो है वो क्या है? वो 3 है, v जो है वो माइनस 6 है, c जो है वो 1 है। ठीक है, वैल्यू रखो, क्या है वो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हमारा v की वैल्यू भैया माइनस 6 है, इसको रख दो। ठीक है, नहीं c की वैल्यू हमारा k है ना, यहाँ c नहीं k है ना, ये k है। ठीक है, एंड यहाँ 4 है इंटू a जो है वो 3 है, c जो है वो k है, बराबर 0। यहाँ आप जब 6 का वर्ग करोगे तो ये 36 हो जाएगा, और ये 12k हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ से माइनस 12k बराबर ये इधर जाएगा, माइनस 36 हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस कट कर दो, यहाँ से k बराबर 36 बटे में 12 इक्वल टू हमें k की वैल्यू कितनी मिली बच्चों? 3 मिला। k की वैल्यू 3 मिली, तो यहाँ से k की वैल्यू तो ही हमें ज्ञात करनी थी। तो अगर 3 आया तो 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बस सॉरी इसमें नहीं, इसमें 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3 ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ हमें k की वैल्यू कितनी मिली? 3। सही आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलें। यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा चाहिए? समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के सार्व अंतर होंगे। ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या है? सार्व अंतर का मतलब आप जैसे आपका a2 माइनस a1 कर दो, a2 माइनस a1 कर दो, तो a2 में से यानी कि a2 में से 1 में से 2 घटाओगे, 3 घटाओगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या फिर इसको मान लो तो a2 में से 3 में से -3 और +1 बराबर हमारा -2 हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो माय डियर स्टूडेंट -2 आएगा। ये तो बहुत आसान है, ये तो सारे बच्चों को हलवा लगा होगा क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है। बट कभी कभी आसान से क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी हार्ड भी लगते होंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम आज देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को। अगला देखो 6 नंबर, यदि हमारा 3 cos थीटा 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हमारे पास हैं भैया बहुत अच्छे ऑप्शन। पहला हमारा 10 डिग्री है, दूसरा 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। अब इसको कैसे लगाओगे? बहुत आसान नहीं है, बट आप लोग थोड़ा सा कोशिश करना, आसान लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, आपका 2 cos थीटा लिखा हुआ है, तो ये आप 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ cos 3 थीटा बराबर ये आपका 1/2 कर दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि ये हमारा 2 मल्टीप्लाई में इधर भाग में हो जाएगा। तो यहाँ cos 3 थीटा बराबर cos में हमारा 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 डिग्री की।
कॉस 60 डिग्री की, तो यहाँ से कॉस भैया जाएगा कट, क्योंकि दोनों साइड हैं, तो यहाँ से 3 थीटा जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा, और थीटा की वैल्यू 60/3 हो जाएगा, और यहाँ से जो हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगा, सॉरी 20 मिलेगा। कितना? 20। तो हमारा थीटा की वैल्यू 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 20 ऑप्शन में है ना, ये 20 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आ जाओ। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जो हमारा त्रिज्या है, ये त्रिज्या है r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री और निम्नलिखित है। ऑप्शंस आपके पास हैं, देखो p/180 डिग्री इंटू 2πr, v है p डिग्री बटे 180 डिग्री इंटू πr स्क्वायर, या p/360 डिग्री 2πr, या फिर p/720 2πr स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखो, और क्या आप लोग बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर? आर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले त्रिज्या आर है, ठीक है, आर हो गया, एंड हमारा वाले त्रिज्यखंड जो है वो क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है, तो वो p डिग्री तो आपका क्षेत्रफल हो गया, बटे में हमारा 720 हो जाएगा। ठीक है, 720 इंटू 2πr स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या किया जाएगा ना कि अंश और हर में हम लोग 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो आपका 360 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 720 हो जाएगा, यहाँ πr स्क्वायर से 2πr स्क्वायर हो जाएगा, बस। तो ये हमारा 7 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग 8 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मैंने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं लिया है क्योंकि ये वे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं, हर साल आते हैं, तो ये 8 जान लो फिक्स हो जाएगा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य हमें क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य ना, यानी कि सांख्यिकी चैप्टर से है। तो ये तो सारे स्टूडेंट को पता होगा, अगर नहीं पता है तो बताएंगे, बट पता जरूर होगा। 1 से 15 तक की समांतर माध्य मैं आप लोगों को अलग से समझाता हूं। देखो 1 से 15 तक ज्ञात करना है ना सम संख्याओं का, जो सम है तो 2 हमारा सम है, प्लस 4 हमारा सम है, 6 8 10 12 14, ये हमारे सम संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर आप ऐड करोगे तो हमारा 56 हो जाएगा, बटे में 7 इक्वल टू हमारा आएगा 8। समांतर माध्य हमारा 8 आएगा, 8। तो इसमें मैंने 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिया है। देखो अब आप लोग नोट्स बना लो। नोट्स बनाने का मतलब है आप नोट्स बनाओ, और मैंने बताया है आप लोगों को, अब आप लोगों को क्या करना है कि ये जो आपके लास्ट के 3 मंथ्स हैं, जो 3 महीने बचे हैं, वो बिल्कुल से आप लोग पढ़ाई में लगाओ, जो 3 महीना बचे हैं। और हम आप लोगों को 3 महीने ऐसी तैयारी कराएंगे, 3 महीने ऐसी तैयारी कराएंगे कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95 लाओगे। बट इसके लिए आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो ऑल सब्जेक्ट का लाने वाले हैं जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली हिट करेगा। ठीक है, तो अब 3 महीने आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओ अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। एक एक क्वेश्चंस को हम लोग पूरा समझेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी टाइम आप तुरंत सब्सक्राइब करो, फिर मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सब्सक्राइब कर लिया ना? जल्दी से करो, अगर नहीं किए हो तो जल्दी से आप लोग करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। पूरी तैयारी होगी 3 महीने पूरा, एक एक सब्जेक्ट का हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस, अभी तक हम लोग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे, अब हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं, दोनों में। जैसे आपका लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, हर जगह ये क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा वायरल है कि सिद्ध कीजिए √2, √5, √7, √3 इन टाइप के कि एक अपरिमेय संख्या है।
तो मैं अगर आपको √2 समझाऊंगा ना तो आप ऑटोमेटिक √7 को सिद्ध कर लोगे, √5 को भी सिद्ध कर लोगे, √3 को भी सिद्ध कर लोगे। सारा चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आप सीख लोगे इस वीडियो में कि आप कैसे सिद्ध करोगे। ठीक है, एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा लॉजिक जिसके द्वारा आप सारे को सिद्ध कर सकते हो चुटकियों में। तो ध्यान से समझना, इसको मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको उन सबको भी समझा दूंगा अच्छे से। देखो, आपको सिद्ध करना है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर आपको भैया अपरिमेय सिद्ध करना है तो याद रखना, हल में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना, ध्यान से समझना, मानना पड़ेगा कि माना जो √2 है क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लो। और ये ध्यान रखो कि आपका आंसर पहले ही पता है कि हमारा ये परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय है, ये तो आपको पहले से ही पता है क्योंकि ये रूट पे है और हमारा एक विषम है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये परिमेय नहीं है, बट हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय कैसे है। तो अगर आपने मान लिया कि जो हमारा √2 है क्या है, अपरिमेय, सॉरी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, a/v के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, सारे के। ठीक है, बट यहां एक चीज लिख देना कि जहां a तथा v है ना, a तथा v एक सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, जहां हमारा v की वैल्यू जो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर 0 के बराबर है तो यह हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर लो। दोनों पक्ष का मतलब है √2 जो है इसका वर्ग और बराबर a/v का वर्ग। ठीक है, तो √2 का वर्ग करोगे तो 2 मिल जाएगा, a का वर्ग करोगे a² हो जाएगा, v का वर्ग करोगे b² हो जाएगा। v² को आप इधर कर लो, a² और बटे में 2 कर लो। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि समीकरण नंबर फर्स्ट। आपकी बुक में एक परिमेय है जो कि पहला ही परिमेय है, उसमें होगा, वो देख लेना। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर ये जो 2 है a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो अगर ये जो 2 है, 2 वो a² को विभाजित करता है तो यहां जो हमारा 2 है a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, अगर आपको √2 सिद्ध करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग a बराबर 2m लिख सकते हैं। अगर हमें √2 सिद्ध करना है, अगर √5 होता तो हम यहाँ 5m लिखते, √7 होता तो हम 7m लिखते। ठीक है, लिख सकते हैं, जहां m कोई पूर्णांक है। क्या है, m कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 में a बराबर 2m रखते हैं, रखने पर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ v² a की जगह 2m लिख दिए ना, तो इसका v² हो जाएगा बटे में 2, तो b² बराबर 4m² बटे में 2, 2 का 2 से पहाड़ा यानी कि 4, यानी कि 2m², यानी कि m² हम लिख सकते हैं 2 बटे b², सॉरी हाँ 2 बटे b² ना, सॉरी ये उल्टा हो गया ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब b² बटे में 2 करेंगे। क्या करेंगे, b² बटे में 2, क्योंकि यहाँ जो है ये 2 जब इसके नीचे तो आएगा तो v² बटे में 2 हो जाएगा।
अब यहाँ वही चीज़ जो हमने ए के साथ किया था, ठीक है। जैसे ए में क्या लिखा था, अगर 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 ए को भी विभाजित करेगा। वैसे जो 2 है बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो जो 2 है वो बी को भी विभाजित करेगा, सेम प्रोसेस। तो वो आप लोग डायरेक्टली लिख देना, नो प्रॉब्लम, कि अगर 2 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, जैसे ए में लिखा था सेम वही है, विभाजित करता है, तो जो 2 है बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। अब यहां से क्या आया ना कि आप लोगों के ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हैं, जबकि सहभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो अगर परिमेय संख्या नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ लिख दो भाई, ये इसको आप समीकरण 2 मान लो, समीकरण फर्स्ट समीकरण 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से ज्यादा है, ठीक है। हमें यह पता चला कि आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, ए तथा वी के गुणनखंड क्या है, 1 से ज़्यादा है, 1 से अधिक है। अतः जो √2 है 1 या √2 है 1 परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिख दो, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, बस, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर √5 हो, बस केवल एक ही काम करना है, जहां आपने 2m माना है वहां 5m मान लेना है। सेम प्रोसेस है, जहां 2 है वहां 5 करो, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो 5a स्क्वायर को यहीं लिख देना, 5a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। सेम प्रोसेस है, जो हो वो लिखो, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को बदल बदल कर भी बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का है 2019, 20, 22, 21 हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें पूछ क्या रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप मानो कि हमारा जो माना संख्या का इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। पहले आप मान लो, माना, हल करो, माना। पहले संख्या में इकाई दहाई पता होगा तभी तो होगा। संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, x y, ठीक है। अब अगर x y पता चल गया इकाई दहाई तो संख्या को छोटा सा बच्चा भी बना देगा, यानी कि इकाई प्लस दहाई, दहाई में 10 होता है, y हमारा दहाई है ना, क्योंकि हमने दहाई को y माना है, तो 10y + x, ठीक। अब देखो एक चीज और लिखा हुआ है, उलटने पर, अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। जैसे अंकों को उलट दो तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब अंक को उलट जाए, यानी कि अंक का मतलब है यहाँ जहां x है वहां y कर लो, जहां y है वहां x कर लो, 10x + y। अब इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों का योग 66 है, ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि हमारा पहला क्या है 10y + x, फिर आप प्लस करो 10x + y बराबर हमारा 66 है, अगर इसको आप जोड़ते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आपका y 10y और एक 10y बराबर 11y, एक हमारा 10y + y और यहाँ हमारा
एक x है एक 10x है, तो ये भी 11x हो जाएगा बराबर 66। 11 से दोनों में भाग दे दो क्योंकि हर एक में 11 से को भाग दे सकते हैं, तो y प्लस एक्स बराबर 66, या फिर हम इसे x प्लस वाई भी लिख सकते हैं बराबर 66। बात सेम ही है, ठीक है, चाहे आप x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो, इसे आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे रहे हैं। अब दोनों संख्याओं का अंतर, मैंने संख्या एक्स वाई माना है ना दूसरे प्रश्नानुसार, तथा दोनों संख्याओं का जो अंतर है यानी कि x माइनस वाई बराबर 2 है। अंतर का मतलब होता है बच्चों माइनस, ठीक है, बस समीकरण नंबर सेकंड आ गया। अब समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तथा समीकरण दो को जोड़ने पर जोड़ दो, ठीक है, जोड़ोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, देखो एक तो हमारा क्या है 10x प्लस वाई, ये 11 हो जाएगा ना क्योंकि हमने भाग दिया है ना, भाग दे दिया है। ये हमारा 6 है, सॉरी 6 क्योंकि मैंने 11 से भाग दिया ना, तो 11 से मैंने भाग दिया है तो ये हमें 6 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 11 का 6 गुना यानी कि 66, तो ये ध्यान रखना। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड है, ठीक है, ये हमारा, इसको आप जोड़ लो तो ये हमारा x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ हमारा 2x आएगा बराबर 8 आएगा, x बराबर हमारा क्या आएगा 8/2, x की वैल्यू हमें 4 मिला, क्या मिला, x की वैल्यू हमें 4 मिला, ठीक है, x की वैल्यू हमें 4 मिला। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो यानी कि x प्लस वाई बराबर 6। तो अगर आप समीकरण 1 में रखोगे तो x यानी कि 4 y बराबर 6, y बराबर 6 में से आप 4 को माइनस कर लोगे, y बराबर 2 मिलेगा, y बराबर हमें 2 मिला, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यू मिली है, x की वैल्यू 4 मिले हैं और y की वैल्यू हमें 2 मिला है, ठीक है। अब देखो संख्या अगर इस वाले संख्या में रखोगे, ठीक है, इसमें आप वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है और प्लस x की वैल्यू 4 है यानी कि 24 हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या हमें 24 मिलेगा, ठीक है, ये हमारी संख्या है अगर इसमें रखोगे। और अगर आप इसमें रखोगे, किसमें, जो आप लोगों को ये वाली उलटने पर बनी संख्या, तो 10x की वैल्यू हमारा 4 है प्लस y की वैल्यू 2 है यानी कि 42 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपकी दो संख्याएं होंगी, ठीक है, दो संख्याएं होंगी जो हमारा दोनों में एक, देखो यहाँ आप लिख देना जो हमारा अभिष्ट संख्या होगी, अभिष्ट संख्या वो कितना होगा 24 या 42 दोनों हो सकती है, ठीक है। अगर जो बोर्ड एग्जाम में आए वो जैसे आप ऐसे लिख देना, अगर वो पूछे डायरेक्ट कि उलटने पर बनी संख्या ज्ञात कीजिए तब आप उलटने वाला लिखना, ठीक है, या फिर जो आप लोगों का मूल है उसको लिखना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये त्रिकोणमिति से है और सिद्ध करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है। तो चलो देखते हैं। लिखा सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 बटे में कॉसेक ए प्लस 1। तो इसको आप कैसे सिद्ध करोगे, देखो आपका कॉट ए है, ध्यान से समझना, कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में कॉट ए प्लस कॉस ए और हमें सिद्ध करना है इसके बराबर, ठीक है। तो कॉट ए को क्या लिखा जा सकता है, कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए बटे में कॉट ए को क्या लिखा जा सकता है कॉस ए
बटे में साइन ए और प्लस यहाँ ये हमारा नीचे वाला प्लस है ना, तो +1 यानी कि प्लस कॉस ए। अब क्या करो ना कि सब में ऊपर नीचे कॉस कॉमन ले लो। कॉस ए अगर आप कॉमन ले लिए तो ये 1/sin ए हो जाएगा और ये -1 बचेगा, और बटे में नीचे भी आप कॉस ए कॉमन ले लो तो यहाँ 1/sin ए और +1 बचेगा। कॉस ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। 1/sin ए जो होता है वो cosec a -1 हो जाएगा और 1/sin ए cosec a +1 हो जाएगा। यही तो हमें सिद्ध करना था। ऊपर देखो cosec a -1 cosec a +1 cosec a -1 cosec a +1 आंसर, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो ये था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 10 मैथ के। हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी, सॉल्व क्वेश्चन भी है, सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में रिवाइज होते हैं, बार बार आते हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।